हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज आर्टिकल्स। सबसेक्शन 1, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सबसेक्शन 2, the article shall also contain such matters as may be prescribed, provided that nothing prescribed in this subsection shall be deemed to prevent a company from including such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management। सबसेक्शन 1 बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या डिफाइन करता है? ये बोलता है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसा होगा, कैसे कंपनी फंक्शन करेगी। इसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कंपनी के रूल्स क्या क्या होंगे, जैसे पावर और ड्यूटीज हो गई, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, मेंबर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या होंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा जिससे शेयर्स इशू होंगे, ट्रांसफर होंगे या उनका ट्रांसमिशन होगा तो कैसे होगा। आर्टिकल्स जो होते हैं वो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑपरेट करते हैं जो बताते हैं कि कंपनी इंटरनली कैसे गवर्न होगी। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 ये बताता है लॉ ने कुछ प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स फिक्स किए हुए हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ही होने चाहिए, होने ही होने चाहिए। और ये मैटर्स जनरली रूल्स और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू स्पेसिफाई होते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको इस कंटेक्स्ट में बता देती हूँ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है पार्लियामेंट ने बेसिक लॉ बना दिया, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, और डिटेल्ड रूल्स बनाने की जो पावर है वो गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है। इस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड है, मेंशन्ड है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ही वही है जो रूल्स गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट के अंदर बनाए हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके साथ साथ लॉ ने कंपनी को एक फ्रीडम भी दे रखा है कि वो अपनी स्मूथ और इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सके। जैसे एडिशनल प्रोविजंस कोई भी उसे ऐड करने हैं अपनी कंपनी में तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो ऐड कर सकता है, बस वो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। अब सबसेक्शन 3 देखते हैं। द आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू द effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as there are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with. Subsection 4, the provisions for entrenchment referred to in subsection 3 shall only be made either on formation of a company or by an amendment in the articles agreed to by all the members of the company in case of a private company and by a special resolution in case of public company। ई सबसेक्शन है, इसका कोर आइडिया है हाई लेवल का प्रोटेक्शन देना कुछ आर्टिकल्स को, कुछ सर्टेन आर्टिकल्स हैं उनको हाई लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नॉर्मली आर्टिकल्स को स्पेशल रेजोल्यूशन से अमेंड किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। तो जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी है उसके मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उसमें 75 मेजॉरिटी अगर है वोटिंग में किसी भी डिसीजन को लेके तो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है वो। 75% से ज़्यादा मेजॉरिटी अगर उससे एग्री कर रही है उस चीज़ पे, और जहाँ पे आपको सिर्फ 50% मेजॉरिटी अगर उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और आपका रेजोल्यूशन पास हो रहा है, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्मली आर्टिकल्स को स्पेशल रेजोल्यूशन से आप अमेंड कर सकते हो। और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा दिया गया है। एंट्रेंचमेंट का मतलब ही होता है किसी भी रूल या प्रोविजन को और स्ट्रॉन्ग बना देना जिससे वो इजीली चेंज ना हो सके, और उनको चेंज करने के लिए आपको नॉर्मल या फिर जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो इस सबसेक्शन में ये बोला जा रहा है। अब सबसेक्शन 4 बताता है मोड क्या होगा अप्रूवल लेने के लिए एंट्रेंचमेंट के लिए। तो एंट्रेंचमेंट कब और कैसे वैलिडली इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो इस सबसेक्शन में बताया गया है। 2 स्टेजेस होते हैं इसके। पहला है जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी फॉर्म हो रही थी। दूसरा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल्स अमेंड करने के बाद। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका एंट्रेंचमेंट तब वैलिड होगा जब सारे मेंबर्स कंसेंट दें, मतलब जितने भी प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स हैं वो सारे अप्रूवल देंगे तब। पब्लिक कंपनी है उसमें एंट्रेंचमेंट के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना मैंडेटरी है। जो हमने अभी आपको बताया स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है बोर्ड के मेंबर्स सारे मिलके 75% से ज़्यादा अगर उस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं तो दैट इज अंडर स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सब सेक्शन 5 पे आते हैं। Where the articles contain provisions for entrenchment, whether made on the formation or by amendment
The company shall give notice to the registrar of such provisions in such form and manner as may be prescribed. Subsection 6. The articles of the company shall be in the respective forms specified in Table F, G, H, I, and J in Schedule 1 as may be applicable to such company. Subsection 7. A company may adopt all or any of the regulations contained in the model article applicable to such company. सबसेक्शन 5 बोलता है अगर कंपनी ने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रखा है, चाहे वो फॉर्मेशन के टाइम हो या उसके बाद अमेंडमेंट से डाला हो, तो भी कंपनी पर एक लीगल ड्यूटी हो जाती है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन करेगी. तो नॉन डिस्क्लोजर कैन अफेक्ट द एनफोर्सिबिलिटी. मतलब बेसिकली आउटसाइडर्स को भी पता होना चाहिए कि कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं इसमें जो प्रोटेक्टेड हैं, एंट्रेंचमेंट क्लॉजेज हैं. ये इसका पर्पज है. अब हम आते हैं सबसेक्शन 6 पे. ये क्या बोलता है? सबसेक्शन 6 बोलता है लॉ ने शेड्यूल 1 में टेबल एफ, जी, एच, आई, जे को एक स्टैंडर्ड लीगल टेम्पलेट के फॉर्म में डाला है. ठीक है, जो भी कंपनी के लिए रेलेवेंट टेबल है वो उसको फॉलो करेगी, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने रूल्स फ्रेम करेगी टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी. अब सबसेक्शन 7 ये बोलता है कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो मॉडल आर्टिकल्स पूरी की पूरे अडॉप्ट कर ले या फिर उनमें से कुछ सेलेक्टेड रेगुलेशंस अडॉप्ट कर ले. अगर कंपनी अपने स्पेशल रूल्स नहीं बनाना चाह रही है कुछ भी, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स मेंटेन करके रखे हैं, आप उनको यूज कर सकते हो. अब सबसेक्शन 8 देखते हैं. इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट in so far as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulations of the company in same manner and to the extent as if they were contained in duly registered articles of the company. तो अब समझते हैं सबसेक्शन 8 को. पहले समझिए मॉडल आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो गवर्नमेंट ने एक रेडीमेड स्टैंडर्ड्स बनाए हैं रूल्स के, जो हर कंपनी के लिए बनाए गए हैं, उनको मॉडल आर्टिकल्स बोलते हैं. अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 के बाद बनी है और उसने अपने आर्टिकल्स में जो मॉडल आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको हटाया नहीं है और उनमें कोई चेंजेस भी नहीं करे हैं, तो लॉ ऑटोमेटिकली ये कंसीडर कर लेता है कि मॉडल आर्टिकल्स के रूल्स कंपनी के अपने रूल्स हैं, लीगली वही अप्लाई कर दिए जाते हैं. ये वाला सबसेक्शन 8 बोल रहा है. एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए. कंपनी के मॉडल आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ है, डायरेक्टर मीटिंग का नोटिस 7 डेज पहले देना होता है. ठीक है, कंपनी ने इस आर्टिकल को ना तो रिमूव किया और ना ही कोई चेंजेस करे, तो ये ऑटोमेटिकली कंपनी पर अप्लाई कर गया, एज इफ ये कंपनी के अपने आर्टिकल्स है. भले उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि हम मॉडल आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर फिर भी हम उसको अप्लाई कर देते हैं. ये इस सबसेक्शन में बोला गया है. अब देखते हैं सबसेक्शन 9. Nothing in this section shall apply to the articles of the company registered under any previous company law unless amended under this act. सबसेक्शन 9 नॉन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के बारे में बात करता है. जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले रजिस्टर हुई थी, उन आर्टिकल्स पर ये सेक्शन अपने आप अप्लाई नहीं होगा. अगर उन्होंने अपने आर्टिकल्स को 2013 के एक्ट के अंडर अमेंड कर दिया है प्रोविजंस को अपने आर्टिकल्स में, तब ये सेक्शन उन पर अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. Section 6. Act to override memorandum, articles, etc., save as otherwise expressly provided in this Act. Clause A. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or articles of a company, or in any agreement executed by it, or in any resolution passed by the company in general meeting, or by its board of directors, whether the company be registered, executed, or passed, as the case may be, before or after the commencement of this Act. And Clause B. Any provision contained in the memorandum of articles, agreements, or resolution shall, to the extent of which it is repugnant to the provisions of this Act, become or be void, as the case may be. इस सेक्शन का फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है सुप्रीमेसी ऑफ स्टैट्यूट ओवर कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट. मतलब कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर है, कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स या डिसीजंस उससे ओवरराइड नहीं करेंगे. तो अब क्लॉज ए समझिए बहुत ध्यान से, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट. इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी के मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या किसी एग्रीमेंट में, जनरल मीटिंग या बोर्ड का कोई भी रेजोल्यूशन हो, उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, ठीक है,
एक्ट का प्रोविजन ही अप्लाई होगा, भले वो डॉक्यूमेंट एक्ट से पहले बना हो या बाद में बना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 सबसे ऊपर रहेगा। क्लॉज बी है लीगल इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्लॉज बताता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अगर एमओए या फिर एओए एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन का कोई पार्ट एक्ट के रिपग्नेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो लॉ की नज़र में वो वॉइड या इनवैलिड माना जाएगा। सिर्फ उतने ही एक्सटेंट तक जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होता, ये बताया गया है। सो द इनवैलिडिटी कैन बी पार्शियल और टोटल। What should preserve the lawful provisions of the act? तो ये हमने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कवर कर लिया है दोनों। सेक्शन 5 के सारे सब सेक्शंस देख लिए थे, सेक्शन 6 पूरा हो गया है, बाकी सेक्शन 7 हम कल पढ़ेंगे। Till then, thanks for watching. Do like, subscribe my channel and hit the bell icon for all the recent updates from this channel.